वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा जो आज हम 2 वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं उसमें जो दोनों ही टाइप्स हैं ऐसे एग्जाम में देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं, और जो इसका सेकंड टाइप है ना बेटा वो तो पता नहीं बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। कई बच्चे उसको सॉल्व करते हैं इतना घुमा फिरा के कहीं बीच में अटक जाते हैं, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है लास्ट के 2-3 स्टेप में अटक जाते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, इन टॉपिक्स को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बेटा, आइए सबसे पहले तो बेटा आपको एक चीज का इन क्वेश्चन में जरूर पता होना चाहिए। अगर आपकी आज एज 10 है तो 5 इयर्स के बाद कितनी होगी, तो आपको अपनी एज में 5 प्लस करना होता है। और अगर 5 इयर्स पहले पूछा जाएगा तो आपकी एज अगर मान लो अगर किसी बच्चे की 10 एज है तो 5 इयर्स बैक उसकी एज कितनी होगी, 10 - 5। तो अब 10 तो यहाँ पे आएगा नहीं, अब x आ गया तो हम 5 इयर्स बाद की एज को क्या ले लेंगे, x + 5। और 5 इयर्स अगर पहले उसकी एज पूछी जाएगी तो x - 5। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस नंबर ना होके x हो जाता है। गॉट इट। अब सुनिए, अब इसमें क्वेश्चन में देखो, रोहन्स मदर इज, क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझ के एक इक्वेशन तैयार करनी होती है। रोहन्स मदर, एक तो उसकी मदर है, 26 ईयर ओल्डर। हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। ओल्डर का मतलब उसकी एज, रोहन की मदर की एज प्लस में होगी ना, यानी रोहन से ज्यादा ही होगी। तो हम लिख लेते हैं रोहन्स मदर। ठीक है, रोहन्स मदर कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स ना। रोहन्स मदर इज, कई बच्चे रोहन की मदर में ही प्लस 26 कर देते हैं। अरे भाई, रोहन की मदर में प्लस करके 26 करोगे तब थोड़ा ना रोहन की एज निकलेगी, रोहन बड़ा थोड़ा ना होगा। रोहन की मदर की एज कब निकलेगी, जब रोहन की एज में, ठीक है, रोहन की एज में प्लस 26, यानी अगर रोहन की एज 10 हो, अभी देखो रोहन की एज अगर 10 हो, 10 + 26, मदर की एज आ जाएगी 36। गॉट इट। तो इस तरह से आपने एक पहले लैंग्वेज को इस फॉर्म में लिख लेना है। क्लियर। उसके बाद रोहन की एज जो राइट साइड में है उसको आपने एक्स एज्यूम कर लेना है। रोहन की राइट साइड में मदर की नहीं है, राइट साइड में रोहन की है, प्लस 26। ये तो सब ऐसे, यानी ये रोहन की मदर की एज कितनी आ गई, x + 26। गॉट इट। रोहन की एज कितनी है, x। तो यहां लिख लेते हैं प्रेजेंट एज, यानी मतलब उनकी आज की एज की बात कर रहे हैं, अभी आगे की तो हम जा ही नहीं रहे कहीं भी। ठीक है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज रोहन की हमने x मान ली है, और मदर की कितनी आई है, उसमें 26 ज्यादा, यानी बड़ी है ना उसकी मम्मी, तो x + 26 और ईयर साथ में लिख देते हैं। गॉट इट। आगे, अब आगे देखो, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये आपको बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपके लीनियर इक्वेशन में भी हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होकर लीनियर इक्वेशन से इसको करना शुरू करते हैं, बेटा बीच में अटक जाते हैं क्वेश्चन को करते करते, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, कैलकुलेशन भी बड़ी टफ हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, आइए 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी 3 इयर्स के बाद। फ्रॉम नाउ का मतलब ध्यान रख लो, कई क्वेश्चन में आता है, अगर आपको नहीं पता चलता फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 इयर्स बाद। तो भाई मदर उसकी आज इतने ही एज की है तो 3 इसमें प्लस कर दें, आज की एज ये रही, +3 कर दो, तो x + 29, 26 + 3 इनको कर सकते हैं, x को तो नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। और रोहन की एज में भी तो करो, 3 इयर्स के बाद वो उतने का ही थोड़ा ना रहेगा, वो भी तो प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में किया, समझने में इजी रहता है। ठीक है, क्लियर। अब कंडीशन पढ़ो, अब ध्यान से क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 इयर्स फ्रॉम नाउ क्या होगा, प्रोडक्ट निकालोगे तो 360 आएगा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, यानी किस किस का, ऑब्वियसली उनकी एज है और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे। लिख देते हैं प्रोडक्ट के लिए वो क्या बोल रहे हैं, 360। गॉट इट। प्रोडक्ट लिखो यहां पे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, x + 29 और x + 3 = 360। अब ये 2 एक्सप्रेशन है हमारे को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करें पहले x को x से, फिर x को 3 से, x² + 3x, फिर 29 को x से, 29 को 3 से, 29x + 87 = कितना आ गया, 360। ठीक है, x², और ये इन दोनों को प्लस कर सकते हैं हम, +32x। गॉट इट, क्योंकि सेम है ना x वाले, +87 - 360
इक्वल टू, क्यों? क्योंकि वहां पे जीरो कर देना है। क्वाड्रेटिक लिखने का तरीका है, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, इन दोनों को सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस, 360 में से 287 गए 273, और साइन माइनस का इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप इसके 2-3 मेथड आपके पास हैं, फैक्टराइजेशन से कर लो चाहे इसको, यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी उसको हम कह देते हैं, ठीक है बेटा, मिडल टर्म, या डी वाला फॉर्मूला याद हो आपको, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। अगर आपको इन दोनों को सीखने में कहीं प्रॉब्लम है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में दोनों की वीडियोस दे रहा हूं, उनको सीख के इस क्वेश्चन को बहुत इजीली। अब आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, नंबर बड़ा है फैक्टराइज करने में, यानी चाहे वो डी वाले से करो चाहे फैक्टराइज करो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, नंबर सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, फैक्टराइजेशन वाली में, आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, उसके बाद इसको सॉल्व भी करना चाहिए। इस एक्सरसाइज में जो आपकी 1.1 है, इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाने तक का काम था, लेकिन एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, तो आपको ये दोनों मेथड्स सीख लेने चाहिए अगर नहीं आते तो, ठीक है बेटा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आई सजेस्ट कि आप कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और लाइक कमेंट करके जरूर अपने व्यूज दिया करो। अगर कहीं कुछ सुधार की जरूरत है वो भी मुझे बताओ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू बेस्ट। थैंक यू। आइए अब बेटा ये देखिए, ये डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, 3 ही वेरिएबल होते हैं, बस 3 ही चीजें हैं जिनके बारे में हम घुमाते रहते हैं और हम घूमते रहते हैं। देखो पहले इसका थोड़ा सा बेस क्लियर करता हूं। मान लो आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, उसको हम कहते हैं स्पीड। 2 आवर्स गाड़ी चलाई आपने, मल्टीप्लाई कर दो 2, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे आप? 100 का ना, इसको हम कह देते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला 50 की स्पीड से 2 आवर्स गाड़ी चढ़ाई, 100 किलोमीटर डिस्टेंस, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। अब क्या ये सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला है? नो, अगर स्पीड निकालनी है तो टाइम को डिस्टेंस के नीचे ले जाओ, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस के नीचे स्पीड को ले जाओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक ही फॉर्मूले से आपको बाकी के दोनों मिल जाते हैं। तो टाइम का इस में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखो, इन्होंने बोला है कि अगर एक ट्रेन ट्रेवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक जैसी। वैसे तो हम गाड़ी चलाते हैं कभी 40, 50, 60 अप डाउन होती है ना, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड अगर 50 पे चल रही है तो 50-50 चलती रहे, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। और उन्होंने बोला अगर स्पीड लेस कर दें, तो वो तो बाद की बातें हैं, लेस करोगे, पहले हमें इतना काम तो करने दो यहां तक। यूनिफॉर्म स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करने को लिए कह रहे हैं वो 480। ये तो मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो, आप एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब डिस्टेंस और स्पीड आपके पास दोनों है, तो टाइम कोई भी 2 मिलेंगे तो तीसरा आप अपने आप निकालोगे, इधर नहीं देखोगे फिर आप, ठीक है। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रहा डिस्टेंस, ये रही स्पीड। बेटा सिस्टमैटिक क्वेश्चन को करोगे ना एग्जाम में इजीली हो जाएगा, कंफ्यूज भी नहीं होगे, टाइम भी बचेगा, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी एज्यूम करके, कई बच्चे पहुंचते हैं आंसर तक लेकिन इतना घुमा फिरा के 2-2, 3-3 पेज के बाद पहुंचते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, नर्वस अलग से होते हैं। तो अगर कई बच्चे एक्सपर्ट हैं, हो सकता है उनके 80 on 80 मार्क्स भी आ जाए, 100 on 100 आ जाए, लेकिन कई बार वो इनके लॉन्ग रूट अडॉप्ट करते हैं तो कहीं अटक जाता है क्वेश्चन, या कोई क्वेश्चन छूट जाता है क्योंकि टाइम ही इतना लग गया इसके अंदर। अब देखो केस 2 में क्या बोल रहे हैं, स्पीड हैड बीन लेस, इतनी लेस स्पीड कर दो। अगर इतनी स्पीड लेस कर दें, लेस का मतलब क्या होता है? माइनस करना। जो पहले स्पीड थी x, उसमें से 8 माइनस कर दो। लो, उन्होंने कोई नई बात थोड़ी ना बोली है। फिर क्या होगा? टाइम टेकन वुड बी 3 आवर्स मोर, अभी कुछ नहीं। डिस्टेंस की बात करो भाई, उनसे बोलो पहले डिस्टेंस दिया था अब तो दे दो, अभी भी वो क्या कह रहे हैं? सेम डिस्टेंस, यानी दूसरी बार में भी डिस्टेंस सेम है। तो दूसरी बार का भी जो टाइम निकालोगे
ऐसे ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब आपका मेन रोल आ जाता है, यहां तक तो आपको करना ही करना है और 1 मार्क तो यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंडीशन क्या है। उन्होंने क्या बोला है, जब आप स्पीड कम कर देंगे तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो आपको जो टाइम लगेगा वो 3 आवर्स ज्यादा लगेगा। न्यू वाला जो आपका टाइम होगा, ऑब्वियसली स्पीड कम करोगे देर से ही पहुंचोगे ना। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है, जो न्यू टाइम होगा यानी जब स्पीड आपने कम कर दी, न्यू वाला टाइम वो पहले वाले टाइम से ज्यादा लगेगा, यानी ओल्ड टाइम से ज्यादा लगेगा। कितना? 3 आवर्स ज्यादा। ज्यादा को कैसे मैथ्स में दिखाओगे? +3। अब बस न्यू टाइम उठाओ, ये रहा, क्योंकि ये न्यू टाइम है, स्पीड कम होने के बाद वाला टाइम। इसको लिखो 480 अपॉन x माइनस 8। ओल्ड टाइम बताओ बेटा, 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3, सॉरी +3। बन गई इक्वेशन। x वाले एक तरफ करो, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन को एलसीएम लेके पहले इक्वेशन एडजस्ट की जाती है, फिर उसके बाद या तो डी वाले फॉर्मूले से या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बन जाती है आपकी क्वाड्रेटिक। लेकिन अभी नहीं बनी, अभी आपको एलसीएम लेके आगे चलना पड़ेगा अगर इस टाइप के भी क्वेश्चन बेटा आप देखना चाहते हो, क्योंकि मेरा काम है कि यहां तक मैं आपको इक्वेशन डिफिकल्ट पार्ट तक मैं आपको ले आया हूं। इसके आगे बहुत से बच्चों को आता है ये, और जिनको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में बेटा ये वीडियो भी दे रहा हूं, आप उस वीडियो को ध्यान से देखो और अपने आप करने की कोशिश करो। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और उस वीडियो में बेटा तसल्ली से समझाया गया है टॉपिक। जल्दबाजी में समझाऊंगा, आपको कंफ्यूजन रहेगी, तो आई सजेस्ट प्रैक्टिस करो और सीखते रहो। थैंक यू सो मच। कनेक्ट रहने की कोशिश करो अगर हो सकते हो तो। थैंक यू।